अब ये सेकंड लाइन ड्रग है, तो इसमें एक और चीज भी होती है, जीआई टॉक्सिसिटी के साथ साथ इसमें थायराइड टॉक्सिसिटी तो नहीं होगी, थायराइड डिस्फंक्शन हो जाता है विच इज हाइपोथायरॉयडिज्म। तो ये दो एमसीक्यूज भी बहुत दफा आए हुए हैं, ये मेरे पॉइंट्स में भी रिपीटेड लिखा हुआ आएगा आपको नजर। डिफरेंट बीपी है अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में, साथ में मरमर है, कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा। हमने एक और पढ़ा था डिफरेंट बीपी इन बोथ द आर्म्स, वो था सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम में, ठीक है, जब सबक्लेवियन की बजाय सीधी सप्लाई वर्टिब्रल आर्टरी से आ रही होती है। फिर coming to the next point which is respiratory and metabolic acidosis alkalosis, उसमें जो metabolic alkalosis है, सॉरी metabolic acidosis है, वो दो तरह का होता है, एक होता है नॉर्मल एनाइन, एक होता है इंक्रीज एनाइन गैप। जो नॉर्मल वाला होता है उसका जो निमोनिक है दैट इज हार्ड एस। सो हार्ड एस क्या करेगी, हाइपरक्लोरीमिया, क्लोराइड ज्यादा हो गया, एडिशन डिजीज में होगा, आरटीए रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, डायरिया, डायरिया से रिलेटेड मैं भी आपको और भी बताऊंगी चीजें क्या, एक्यूट डायरिया में क्या होता है और क्रॉनिक में क्या होता है। इसेटोजोलामाइड, दिस इज अ कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर डायरेटिक। एक और डायरेटिक आ गया स्पाइरोनोलैक्टोन एंड सेलाइन इन्फ्यूजन। इंक्रीज एनाइन गैप किसे होगा, मेथनॉल एंड ये एक ड्रग्स कर लो, मतलब ड्रग लाइक मेथनॉल लाइक चीज है। पी से प्रोपाइलीन ग्लाइकोल, ई से इथाइलीन ग्लाइकोल, ठीक है। यूरीमिया, क्लोरीमिया, यूरीमिया, क्लोरीमिया, यूरीमिया, ए से हाइपरक्लोरीमिया, यू से यूरीमिया। आरटीए डीके, याद रखना है डीके इज ऑलवेज एन इंक्रीज एनाइन गैप मेटाबॉलिक एल्कलोसिस एसिडोसिस एसिडोसिस एसिडोसिस। अब ये हो गया आई से, यहाँ पे कौन सी हमने कोई टैबलेट पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी एक्सेप्ट फॉर द डायरेटिक्स, लेकिन यहाँ पे है विच इज आईएनएच आइसोनाइजाइड को ऐसे लिखा है और आयरन टैबलेट्स, ठीक है। एल से लैक्टिक एसिडोसिस, डीके लैक्टिक एसिडोसिस, ठीक है। इसमें डायरिया लैक्टिक एसिडोसिस, सैलिसाइक्लेट्स अगेन अनदर टैबलेट। अब इसमें डायरेटिक्स हमने ज्यादा किए थे, इसमें हमने आयरन टैबलेट्स, सैलिसाइक्लेट्स एंड एसिटामिनोफेन वगैरह, आइसोनाइजाइड, एसिटोजोलामाइड, स्पाइरोनोलैक्टोन, सलाइन इन्फ्यूजन, डायरिया मेनली, आरटीए, एडिसन, हाइपरक्लोरीमिया। लाइव बर्थ में यूजुअली लेस देन 1% क्रोमोसोमल एनोमली फाउंड होती है, इससे ज्यादा नहीं होती, हर कोई नहीं होता अबनॉर्मल पैदा। रीनल पैपिलरी नेक्रोसिस, ये वाला एमसीक्यू मैंने इतनी दफा इग्नोर किया, लेकिन ये हर दफा आ जाता है तो मैंने लिख लिया। सिकल सेल डिजीज से हो सकता है एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, एनसेड का यूज, डायबिटीज मेलाइटिस, सारे बनके रीनल पैपिलरी नेक्रोसिस करवा देंगे। सिकल सेल डिजीज, सेल अजीब से अजीब 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 सारे आगे, उसने कहा छोड़ो काम ही नहीं करना, ब्लड सप्लाई बंद होगी, इवेंचुअली नेक्रोसिस हो गया, पाइलोनेफ्राइटिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, पस पड़ गई है तो यही होना, पस इन यूरिन पाइलोनेफ्राइटिस में आती है। एनसेड्स खराब ही करना है उसने किसी तरह से, ठीक है, वो पहले आपका किडनी डैमेज करेगी टू पॉइंट के वो नेक्रोसिस करवा देगी, डायबिटीज मेलाइटिस अगेन नेफ्रोपैथी नेक्रोसिस करवाएगी। एंटीमीबा हिस्टोलिटिका, एंटीमीबा हिस्टोलिटिका आपके लिवर डैमेज करती है, और एंचोवी पेस्ट इसका आता है, और भी बहुत कुछ होता है। ड्रग ऑफ चॉइसेस मेट्रोनाइडाजोल। रिपीटेड ट्राई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ये जो होती है ना, ये नॉर्मेलिटी करवाते हैं, ये सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन इज रिपीटेड ट्राई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ये भी एमसीक्यू है, होता किसमें है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में, और किस में कौन सा होता है आएगा आगे। कफ है, हेमोप्टेसिस है, मैस एंड लार्ज लोब है, स्मोकिंग है। स्मोकिंग जहां पे भी मेंशन है, स्मोकिंग में जान के बोल रही हूँ, इट्स अ नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा। एक और बात, स्मोकिंग का कौन सी चीज है, हाइड्रोकार्बन, हमने बचपन से निकोटीन पढ़ा, इट्स नॉट निकोटीन, इट्स हाइड्रोकार्बन जो कि कार्सिनोजन होती है। एंड हेमोप्टेसिस है, पता चल रहा है, मैस है, कैंसर है, स्मोकिंग एज अ नॉन स्मॉल सेल है, लार्ज सेल, ठीक है। डिस्पेजिया है, स्पिंडल सेल्स इन्वॉल्व है, CD117, ये रटाई मान लो, जिस्ट 117, जिस्ट 117 को आपने कॉल करनी है तो आपको वो बचा लेगा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल स्ट्रोमल ट्यूमर से, स्पिंडल सेल्स में, ठीक है। सो आप एक स्पिंडल में फंसे हुए हो, आपने क्या करना है, जिस्ट 117 को कॉल करनी है, तो वो आपको गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्यूमर से बचा लेगा, ठीक है। लैक्टोज इंटॉलरेंस, अगर एक बच्चे का फॉरेन से खाना बाहर आ रहा है, दैट्स गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स, लेकिन अगर वो 6 से 8 घंटे के बाद आ रहा है, इसका मतलब वो नीचे से नहीं एब्जॉर्ब हो रहा, नीचे तक तो गया है ना, तो वो लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाएगी। सिकल सेल, वो किया तो बहुत दफा होगा एमकैट में भी, GAG कन्वर्ट होता है GTG में, ठीक है। ए एडेनिन इज कन्वर्टेड इनटू थायमीन, ये एमसीक्यू आता है तब याद नहीं आता क्योंकि बड़े कंफ्यूजिंग ऑप्शन होते हैं। ग्लाइसिन वेलिन में आ जाता है, सिकल सेल एनीमिया सैल्मोनेला में होता है, ठीक है, रिलेटेड है। नो सनलाइट, हाइड्रोक्सी विटामिन नहीं होगा, 125 कुछ नहीं, शुरू से हाइड्रोक्सी विटामिन डी नहीं होगा। एसिटेबुलम पोस्टीरियर डिसलोकेशन, डैमेज कर देगा इशियल और इस्कियम स्पाइन जो भी बोन में होती है, सो इस्कियम इस्कियल स्पाइन व्हाटएवर, पेन होगी नी और हिप में, डैमेज क्या हुआ, शियाटिक नर्व, सच एन इजी नर्व सामने पड़ी है, एसिटेबुलम की पोस्टीरियर डिसलोकेशन, शियाटिक नर्व इज डैमेज्ड। हेयर एनाटॉमी है, एनाटॉमी के भी बहुत आएंगे इसमें क्योंकि वो भी मुझे इतनी याद नहीं हो रही थी। posterior deep branch of radial nerve is trapped by supinator, supinator आपका कौन सा मसला, प्रोनेशन सुपिनेशन कराता है, जब हाथ बार बार मोड़ोगे और उसके इर्द गिर्द नर्व ट्रैवल कर रही होगी तो वो ट्रैप होगी ही, तो supinator radial nerve। patella reflex, patella ligament, that's very obvious, I don't know why I wrote it। peritoneal pain कहाँ से जाती है, इंटरकॉस्टल नर्व से, ठीक है।
हालांकि गैस्ट्रिक पेन अंदर से ऑर्गन की जाएगी स्प्लैंक्निक नर्व से, ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व। इथोसक्सामाइड एंटी एपिलेप्टिक है, एप्सम सीजर में यूज होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इनहिबिट टी टाइप कैल्शियम चैनल्स, टी टाइप कैल्शियम चैनल्स। सुपीरियर लैटरल क्वाड्रेंट इंट्राग्लूटियल प्रिवेंट्स इंजरी टू शियाटिक नर्व, ठीक है। इंजेक्शन जो है आपने शिप्रोलैटरल क्वाड्रेंट में लगानी होती है। शियाटिक नर्व से इंजरी मेनली इंफीरियर ग्लूटियल नर्व जो कि सप्लाई करी होती है ग्लूटियस मैक्सिमस को, उसकी इंजरी को बचाने के लिए ऐसे लगाते हैं इंजेक्शन, देख के लगाना है, ठीक है। मेलानिन इन पोस्टीरियर कॉर्निया, पिगमेंट डिस्पर्शन सिंड्रोम, क्रूकनबर्ग स्पिंडल, एमी रट्टा मारने के लिए लिखा हुआ है, इसकी मुझे कोई समझ नहीं आती। क्रूकनबर्ग स्पिंडल पोस्टीरियर कॉर्निया में पिगमेंट आ गया, क्रूकनबर्ग स्पिंडल लग रहा है, अगर एग्जाम में है तो मुझे देख के याद आ जाए। एनीवेज एसाइटीज इन एसाइटीज है तो पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से फ्लूइड बाहर आ रहा है क्रॉनिक लिवर डिजीज में, ठीक है। एडीमा है तो वो डिक्रीज ऑनटोटिक प्रेशर की वजह से आ रहा है। पोर्टल हाइपरटेंशन से पेट भर जाएगा, एसाइटीज एडीमा मतलब पूरी बॉडी में ही होता है वो ऑनकोटिक प्रेशर की वजह से आता है। हमें पता तो है कि इसकी वजह से क्या होता है, बट मतलब इसे भी एडीमा हो जाएगा, इसे भी फ्लूइड बाहर आ जाएगा, बट एग्जैक्टली कैसे प्लेस करना है आपने। पेरिफेरल एडीमा क्रॉनिक हार्ट डिजीज में अगर है तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से होगा, ये ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और ये क्रॉनिक लिवर डिजीज ऑनकोटिक प्रेशर मतलब इसमें जो प्रोटीन की कमी हो जाती है ना, और इसमें हाइपरटेंशन एसाइटीज, ठीक है। मॉर्बिड ओबीज का फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कम हो जाएगी, वो मोटापा ही उसको इतना घेर लेगा तो इतनी कैपेसिटी नहीं रह जाएगी कि पीछे कुछ रह सके। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। डायरिया रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली इन रोटा वायरस, ये बड़ा कॉमन है, इससे कुछ नहीं होता, ठीक है। मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन जो कि रेस्पिरेटरी फ्लू हुआ होगा उसको ये वो, और आंसर उसका सिंपल सा होगा रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस। एसिडोसिस का रिस्पांस बॉडी में क्या होता है? एक चीज हमेशा आपने याद रखनी है, कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। ये मैं हमेशा गलत सोचती थी, मुझे लगता है अल्कलाइन होती है, नो, कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन रीजन इन बॉडी, ठीक है। एसिडोसिस हो गया, अब बॉडी ने क्या करना है, उसको अल्कलिनिटी की तरफ लेके आना है, कार्बन डाइऑक्साइड कम करेगा, रेस्पिरेशन ज्यादा कर देगा तो रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एसिडोसिस आल्सो कॉजेस सीएनएस डिप्रेशन। इनवॉलंटरी फ्लाइंग मूवमेंट है हाथों की, हेमीबिलिस्मस हमने पढ़ा हुआ है सबथैलेमिक बेसल गैंग्लिया वाली वीडियो में। सो इनवॉलंटरी फ्लाइंग मूवमेंट है जो कि स्लीपिंग से ठीक हो जाती है, मतलब वो बेसल गैंग्लिया वाला सारा पार्ट इनएक्टिव हो जाता है, रेटिकुलर सिस्टम एटसेट्रा इन्वॉल्व्ड। सो कॉन्ट्रालैटरल सबथैलेमिक में लीजन है जो कि हेमीबिलिस्मस करवा रहा है, फ्लाइंग मूवमेंट्स सोने से ठीक हो जाती है। अच्छा, हमने पढ़ा था हार्ट एक्ट्स एज अ सिंसिटियम बिकॉज ऑफ गैप जंक्शन, लेकिन सेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बाया टाइट जंक्शंस, ठीक है। अब ये मैंने आपसे बात की थी ट्राई न्यूक्लियोटाइड्स जो रिपीट है, हंटिंगटन्स, फ्रेजाइल एक्स, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी सब में होता है, ठीक है। हंटिंगटन्स में क्या होता है? सीएजी। सीटीजी आपने करनी है, सीटीजी कब करते हो? बच्चों की करते हैं, ठीक है। प्रेग्नेंट फीमेल्स की बेसिकली करते हैं बच्चों के लिए। बच्चे और क्या कर रहे होते हैं? बच्चे हाथ पाँव मार रहे होते हैं, ठीक है। सो मायोटोनिक मसल मायोटोनिक वो भी तो होता है, एपिलेप्सी भी तो होती है। बायोटोनिक डिस्ट्रोफी में क्या है? सीटीजी। ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट। फ्रेजाइल एक्स हमने पहले भी किया है, सीसीजी। ए बड़ी चीज होती है, हंटिंगटन्स बड़ी बीमारी है, बचपन से पढ़े हैं। फ्रेजाइल एक्स एक्स डोमिनेंट होता है, इसमें क्या होता है? इसमें होता है इनवर्टेड ईयर्स, बाहर को निकले होते हैं, जैसे आमिर खान के क्या बताओ उसको, वो लॉन्ग लॉन्गिट्यूडनल मैंडिबल, ठीक है। अपनी तरफ से ये बड़े खूबसूरत बन रहे होते हैं जॉ लाइन निकाल के, लेकिन इनको फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम होता है। प्रोमिनेंट फोरहेड, पिक्चर निकाल के देखना, याद रहेगा। होम्योस्टेसिस, जहां पे भी गेन का वर्ड आएगा ना, उसका मतलब है एग्जैजरेशन, नेगेटिव फीडबैक में भी एग्जैजरेशन। एफिब, ड्रग ऑफ चॉइस प्रोपेनोल, ये जगह जगह कुछ भी नीचे थे, मैंने आपको पहले बताया था, रेट कंट्रोल के लिए बीटा ब्लॉकर है और रिदम कंट्रोल के लिए अमाइडोरॉन है, ठीक है। डाइजॉक्सिन भी कहीं ना कहीं लिखी होगी अगर हार्ट फेलियर के साथ हो रहा है तो। कार्बामेज़ेपिन, फेनेटोइन, लेमोट्रिजीन, एक चीज इसमें कॉमन है, दैट इज दे ब्लॉक द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। ये सेम चीज लोकल एनेस्थेटिक्स में भी होती है, वो सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करते हैं। मल्टीपल माइलोमा comes in exam multiple times, लिटिगेशन से हमेशा याद होगा, हमने पढ़ा होगा, ठीक है। और क्या होता है? प्लाज्मा चेन्स की म्यूटेशन कह लो हो जाती है, उसमें ओवर प्रोडक्शन ऑफ एंटी जो होती है एंटीबॉडीज, सबसे ज्यादा आईजीजी, ठीक है, हर जगह यही आगे होती है। अच्छा, इनिशियली इन्फेक्शन में आईजीएम प्रोड्यूस होती है, ये जरा वैक्सीन और इस केस में होती है, बट मल्टीपल माइलोमा में क्योंकि ये पहले से प्रेजेंस काफी होगी इसकी बॉडी में, तो इसलिए ज्यादा होगी। फिर आईजीए होती है जो कि म्यूकोजल इम्यूनिटी के लिए होती है, और फिर लाइट चेन होती है, ठीक है। क्रैब, इसका एक निमोनिक है कि इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं? हाइपरकैल्सीमिया, कैल्शियम ज्यादा हो जाता है, रीनल फेलियर, एनीमिया, लिटिगेशन जो कि हमने पढ़ाई हुआ है, ठीक है। एम स्पाइक बनती है इसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस पे। फिनाइल एलानिन टू टायरोसिन, ये फिनाइल एलानिन की डेफिशिएंसी में ये चीज डिस्टर्ब हो जाएगी। ये बस ऐसी एमसीक्यू था, मुझे नहीं याद होता, फिर मैंने लिख दिया, मतलब मुझे याद नहीं, क्या आया नहीं था सॉल्व करना। ब्लड वेसल सीन इन आई इन पर्सन, अच्छा वो बचपन में, ये मैंने इससे पहले ही एमसीक्यू करने से पहले रील देख ली थी तो मुझे समझ लगी थी। बचपन में हम देखते थे ना, ऐसे लगता था हमें फ्रिश, मुझे तो लगता था फरिश्ते नजर आ रहे हैं, लाइंस होती थी वाइट वाइट, थोड़ी इस तरह करके होती थी, आपको ऐसे लगता था कि ये कुछ चीजें हवा में तैर रही हैं, उसको कहते हैं एंटोपिक फिनोमेना। बड़े होकर पता चला कि वो तो सबको ही नजर आते हैं, वो बेसिकली आपको अपनी ही ब्लड वेसल्स नजर आ रही होती हैं, सो उस तरह की इमेज बनती है और वो होता है एंटोपिक फिनोमेना। रेटिनोब्लास्टोमा, जेनेटिकली सबसे ज्यादा ये टेस्ट हो सकता है, पेरेंट्स नॉर्मल है, सिर्फ 12% चांस होगा सिबलिंग का इफेक्ट होने, अगर एक बच्चे को है लेकिन उसके लिए वो दोनों नॉर्मल है,
ठीक है, तो 12% चांस है सिबलिंग्स को। अब अम्मी अबू दोनों नॉर्मल है और सिबलिंग्स को 12% का चांस है, बच्चे को है। अम्मी अबू कैसे नॉर्मल है? क्योंकि उसमें रिसेसिव जीन होगी। सो अगर रिसेसिव वो होगा तो ये वाली जीनोटाइप माँ बाप की होगी और एक बच्चे में आ गई होगी, ऐसे बाकियों में वही होगी, तो फिर सिर्फ 12% चांस बच जाता है होने का। 2% ऑफ द चाइल्डहुड ट्यूमर्स, जो बच्चों को ट्यूमर्स होते हैं ना, उसमें से 2% जो कॉम्पोजिशन होती है वो रेटिनोब्लास्टोमा की होती है। ठीक है, आरबी जीन से होता है, वेरी कॉमन काइंड ऑफ जीन। हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, डायरेक्ट कूम टेस्ट। हेमोलिसिस जहाँ पे भी है डायरेक्ट कूम टेस्ट ही हो रहा है, डोंट कंफ्यूज इट विद इनडायरेक्ट टेस्ट। इनडायरेक्ट टेस्ट ब्लड मैचिंग कंपैटिबिलिटी के लिए यूज होता है, आपने बीमारियों से रिलेटेड, हेमोलिसिस से रिलेटेड कूम टेस्ट याद रखना है। न्यूबॉर्न में क्या होता है, क्यों होता है ये? क्योंकि पायरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी हो जाती है, ये तो मुझे भी भूल गया हुआ था। पायरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी, आईजीजी ज्यादा हो जाती है। मिनिमल ओके, मिनिमल मेटाबॉलिज्म स्ट्रेप्टोमाइसिन का होता है, इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म सबसे कम होता है, इसका भी डाइजॉक्सिन का भी, एक और भी है शायद मैंने कहीं लिखी हो। ओवुलेशन कंफर्मेशन, एलएच सर्ज, ये वजह मैं कंफ्यूज नहीं, मैंने प्रोजेस्टेरॉन लिखा फिर काट के एलएच लिखा फिर प्रोजेस्टेरॉन लिखा। एलएच सर्ज अगर लिखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ओवुलेशन हो गई, या वरना 21st डे पे प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स चेक करते हैं। ठीक है, मसल्स ऑफ मास्टिकेशन इन्वॉल्वड इन यॉनिंग लैटरल टेराकोइड, कौन कौन से होते हैं ये मैंने ये देख लेना। डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट, सीओ का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, हवा में कहीं नहीं होती वो, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगी यॉनिंग में, इंस्पिरेशन में इंक्रीज होती है, रिमेंबर बिकॉज वीनस रिटर्न इंक्रीज होता है। यॉर्निंग में कम होगी तो आई थिंक यॉर्निंग होती है, क्योंकि ऑक्सीजन पर होता है ना कि ऑक्सीजन की कमी होगी तो हम उबासियां दे रहे थे, वो इसलिए होता है, बेसिकली ये मैकेनिज्म है। एनीवेज, हाई कार्डिक आउटपुट हार्ट फेलियर इज ड्यू टू बेरी, ये मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है। बेरी क्या होता है? थायमीन डेफिशिएंसी से हो जाता है। ठीक है, थायमीन डेफिशिएंसी से, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से बेरी होगा, उसमें हाई कार्डिक आउटपुट हार्ट फेलियर हो जाएगा। क्या है कि हार्ट फेलियर में यूजुअली कार्डिक आउटपुट कम होती है, लेकिन कार्डिक आउटपुट ज्यादा उसके बावजूद हार्ट फेलियर हो रहा है, दैट्स थायमीन डेफिशिएंसी। अब ना इसके आगे थोड़े सिस्टम वाइज आएंगे। सो PQRS की डिसोसिएशन हो रही है तो पेसमेकर कहाँ करेंगे हम? राइट एट्रियम में कर देंगे, क्योंकि PQ मतलब P एट्रिया से रिलेटेड होता है, QRS वेंट्रिकल से, इसमें डिसोसिएशन सी आ रही है, हम राइट एट्रियम में लगा देंगे पेसमेकर, जहाँ पे यूजुअली ऐसे नोड पे होता है। ठीक है, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है, कुछ भी नहीं चल रहा, तो कुछ तो चलाना है ना, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? वेंट्रिकल, जो राइट वेंट्रिकल में कर देंगे। अब राइट साइड पे करेंगे क्योंकि पल्मोनरी से फ्लो होके आएगा, फिर वो उसी तरह से चलता है। ठीक है, लेफ्ट साइड से नहीं होता। उसके बाद अगर कंडक्टिव टिश्यू डिफेक्टिव है तो पेसमेकर कहाँ प्लेस होगा? मॉडरेटर बैंड में। ठीक है, पी वेव एब्सेंट है, पी वेव एब्सेंट है मतलब कि एट्रिया नहीं कर रहे, तो एवी नोड जो है वो ऑटोमेटिकली इट स्टार्ट्स टू एक्ट एज अ पेसमेकर। अब ब्रेडिकार्डिया है, वाइडर क्यूआरएस है, पेसमेकर एक्टिविटी फ्रॉम द परकिंजी, स्वेयर कंडक्शन ब्लॉक है, इसका मतलब है तभी ऐसे हो रहा है। ब्रेडिकार्डिया है, हार्ट रेट कम है और उसका क्यूआरएस वाइड है। क्यूआरएस वाइड है मतलब वेंट्रिकल में आराम से काम चल रहा है, तो पेसमेकर एक्टिविटी कहाँ से आ रही है? परकिंजी फाइबर से आ रही है, क्योंकि वो कर रहा है इनिशिएट। इसका मतलब क्या है कि कोई सवेयर कंडक्शन ब्लॉक हुई है जो परकिंजी को करना पड़ रहा है। ठीक है, कि मतलब एवी भी नहीं है, वो भी नहीं है, ऐसे नोड भी नहीं है। अब इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम में डिफेक्ट होगा, मोस्ट कॉमनली ट्राइकस्पिड वाल्व डिफेक्ट होगा। यूजुअली आप देखते हैं एओर्टिक और माइट्रल बीमारियों में इफेक्ट होता है, दिल का अपना जो है ना वो उसकी ज्यादा क्लोजनेस होती है ट्राइकस्पिड के साथ, तो वो इफेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद हम देख लेते हैं थोड़ी सी लोकेशन। सो ऐसे नोड इज प्रेजेंट इन सब एपिकार्डियम, अपर क्रिस्टा टर्मिनालिस। ठीक है, ये एमसीक्यू है, मैंने इसलिए लिखा और याद मुझे कभी नहीं रहता। सब एपिकार्डियम सबसे ऊपर होती है, एपिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम। सब एपिकार्डियम में प्रेजेंट होगा ऐसे नोड, एंडोकार्डियम में प्रेजेंट होगा एवी नोड, एंड कंडक्टिंग सिस्टम इज प्रेजेंट इन द सब एंडोकार्डियम। ठीक है, इसी तरह से ऑर्डर में प्रेजेंट होंगे। एवी नोड जो है वो इंटर एट्रियल सेक्टर में होता है, यहाँ करके अपर क्रिस्टा टर्मिनालिस पे होता है ऐसे नोड। इसमें दिस इज हाइपरट्रोफी, ये मैंने आगे लिखा हुआ है, कार्डियो हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, इसमें जल की पल्स होती है। ये होता क्या है? बार-बार एवसी मैंने लिख दिया। इनइफेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, मोस्ट कॉमनली ड्यू टू स्ट्रेप वेरिडेंस, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड इज 250 मिलीसेकंड्स। 250 मिलीसेकंड्स यार, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक है, हार्ट में क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल का एक मेन अच्छा पॉइंट इसका ये है कि इसमें फ्लैक्टिव फेज आता है कैल्शियम की वजह से, ये भी एमसीक्यू है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस मोस्ट कॉमनली ड्यू टू स्ट्रेप वेरिडेंस, ये हमने पढ़ा हुआ है माइक्रो में, इसके की वीडियो याद करो, पाइपों वाली वीडियो थी। ठीक है, स्टाफ एपिडर्माइटिस था और स्ट्रेप वेरिडेंस की नहीं, अलग थी, सॉरी वो कुछ और था। स्टेफ वो स्टेफ था, ये स्ट्रेप था। स्ट्रेप वेरिडेंस की स्ट्रेप निमोनी के साथ थी आई थिंक। तो मोस्ट कॉमन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इससे होता है। टीपीआई पहले भी हमने बताया था, डायस्टोलिक बीपी से रिलेटेड होता है। नाउ एचओसीएम, ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, हमने इससे पहले क्या क्या पढ़ा है? हंटिंगटन्स और एक और था जो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। ठीक है, ये है ऑटोसोमल डोमिनेंट, माइथ्रन रिगर्जिटेशन होती है इसमें। सबसे जो आपको डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट है दैट इज इट हैज एसिमेट्रिक हाइपरट्रोफी। ये नहीं है कि पूरी राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी है, एसिमेट्रिक है, इस वजह से सिंकपी हो जाती है। और एथलीट्स में देखा होगा देयर इज सडन डेथ। ठीक है, एथलीट्स में हाइपरट्रोफी यूजुअली भी हुई होती है, अगर उसको ये डिजीज है तो एसिमेट्रिक हुई होगी, जिस वजह से सडन डेथ हो जाएगी। सेप्टम टू वॉल थिकनेस का जो रेशियो होता है दैट्स 3:1।
सेप्टम ज़्यादा थिकेंड होगा एज कम्पेयर टू द वॉल, ठीक है। ट्रीट क्या करना है आपने इसको, बीटा ब्लॉकर्स और फर्स्ट लाइन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और सेकंड लाइन। अब यहाँ पे मैंने रफीउल्ला में देखा था वेरेपामिल लिखा हुआ था, बट रफीउल्ला में अगेन वो उन्होंने इस तरह से लिखे होते हैं, पॉइंट्स ही लिखे होते हैं ना, तो क्या पता ऑप्शन में बीटा ब्लॉकर दिया ही ना हो, तो उन्होंने वेरेपामिल लिख दिया, तो मैंने कंफ्यूज होकर ये लिख दिया था, बट फिर मैंने काट दिया, तो इसलिए आप लोग भी इग्नोर कर दें। सेकेंड लाइन इज वेरेपामिल एंड फर्स्ट लाइन इज बीटा ब्लॉकर प्रोपेनोलोल लिख देना, ठीक है। मिटोप्रोलोल ज़्यादा ज़रा कार्डियो से एक्टिव होती है, सो वो भी हो सकती है। अच्छा, क्या इसमें नहीं देते, इसमें हम नाइट्रेट्स नहीं देते। नाइट्रेट्स का एक भी एक पॉइंट है एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट कि वो इसमें नहीं देते। एस इनहिबिटर्स भी नहीं देने, ठीक है। स्पाइरोनोलैक्टोन भी नहीं देना और डाइजॉक्सिन भी नहीं देना, क्योंकि ये तो पॉजिटिव आयनोट्रोप है ना, डाइजॉक्सिन और कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा और मौत कराएगा। एनीवेज, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, बीएनपी रेस्ड होगा, इससे डायग्नोसिस हो जाता है। माइल्ड में आपने देना है एस इनहिबिटर्स, ज़्यादा में आपने आईवी फेरोसेमाइड दे देनी है, जो कि हम किस में देते हैं, पल्मोनरी एडीमा में भी ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है। मैनाटोल नहीं देनी कभी भी, क्योंकि ये प्रेसिपिटेट कर देगी पल्मोनरी एडीमा को। सो एनी ऑस्मोटिक डायरेटिक इज नॉट टू बी गिवन इन CHF। Okay, so if there is mitral stenosis, अब mitral stenosis हुआ है करते कराते पल्मोनरी कंजेशन हो गई है हार्ट फेलियर की वजह से, क्या होगा, जो एल्वेलाई होगा, अब ब्लड तो उधर से आ रहा है, पल्मोनरी में ज्यादा सारा ब्लड आ गया है, तो हार्ट से लिए मैक्रोफेजेस आ जाएंगे, वहीं से ट्रैवल होकर आने। दिस इज अ वेरी सिंपल साइन ऑफ एन एमसीक्यू। एक्सरसाइज में क्या क्या होता है एक ही दफा देख लो। पोटाशियम ECF में ज्यादा आ जाता है, हाइपरकैलेमिया हो जाता है एक्सरसाइज और सक्सेनाइलकोलिन में, ठीक है। अब मतलब जब वो यूज करते हैं तो, क्योंकि वो भी फेसिकुलेशंस वगैरह करवाती है ना, और बर्न में भी हाइपरकैलेमिया हो जाता है। अच्छा, हमारा एक्सरसाइज में क्या होता है, मीन आर्टेरियल प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, TPR डिक्रीज करता है, डायस्टोलिक प्रेशर से रिलेटेड होता है, रिमेंबर। इंक्रीज करता है ये ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन इंक्रीज होगी, इसलिए एक्सरसाइज अच्छी होती है, आपकी ग्रोथ कराती है। ग्लूकागॉन इंक्रीज करेगा क्योंकि हार्ट पे आयनोट्रोपिक एंड क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट ऐड करेगा, बट एनीवेज ग्लूकागॉन इंक्रीज कर जाएगा। दैट इज व्हाई एक्सरसाइज इज हेल्पफुल इन वेट लॉस एज वेल। प्रोप्रियोसेप्टर्स, एक्सरसाइज में हमेशा बैलेंस जो है वो प्रोप्रियोसेप्शन से मेंटेन रहता है। ब्लड फ्लो सारे लंग जोन का इंक्रीज करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जोन 3 का इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब ये भी देखना है कि एपेक्स में वेंटिलेशन सैचुरेशन रेशियो किसमें ज्यादा होती है, बेस में कम होती है, ये देखना है एक दफा। सेप्टिक शॉक, कार्डिक आउटपुट ज्यादा होता है, बाकी सब में कार्डिक आउटपुट कम होता है, सेप्टिक शॉक में कार्डिक आउटपुट ज्यादा होता है। ड्रग्स इसमें कौन सी देते हैं, सेप्टिक शॉक में हम देते हैं नॉरएपिनेफ्रिन, एनाफाइलेक्टिक शॉक में हम देते हैं एपिनेफ्रिन, कार्डियोजेनिक शॉक में हम देते हैं डोपामीन। एपिनेफ्रिन इज नॉट गिवन फॉर अ पेशेंट हु इज ऑन एमिट्रिप्टिलिन, इसका कुछ इफेक्ट साइड इफेक्ट होता है, छोड़ो डिटेल को। HDL इज प्रेजेंट अबंडेंटली इन द ब्लड। अब आगे जी हम लिपिड्स के ऊपर, ये इतने से पोर्शन से बहुत एमसीक्यू होते हैं। सो इसको एक सीक्वेंस में लिख लो अपने पास। काइलोमाइक्रोन क्या होता है, जो कोलेस्ट्रॉल आपके इंटेस्टाइन से लेके आ रहा होता है, फिर VLDL, LDL, HDL, ये गुड है ये बैड है, ठीक है। इस ऑर्डर में फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा किसमें होगी, HDL में, ठीक है। जितना फैट कंटेंट कम हो गया ना, इसलिए अच्छा है। ट्राइग्लिसराइड्स इस ऑर्डर में ज्यादा होते हैं, अगेन फैट कंटेंट इसमें ज्यादा गंदा हो गया, ये भी गंदा है, इसमें कम है, तो ये अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल का थोड़ा सा डिफरेंट है इस तरह से कि आपने उठा के बस इस कहाँ पे HDL डालना है, काइलोमेक्रोन के साथ यहाँ पे HDL डाल दो, ठीक है। सो ऑलमोस्ट इसी ऑर्डर में आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है, सबसे ज्यादा काइलोमेक्रोन में होगा, ये आपने चीज याद रखनी है, क्योंकि ये इंटेस्टाइन से लेके आ रहा होगा, सबसे ज्यादा काइलोमेक्रोन में होगा। HDL में भी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है। ट्राइग्लिसराइड्स कम होंगे, जितना मर्जी अच्छा हो जाए, है तो फैट ही ना, जो मर्जी बन जाए, असलियत नहीं भूल सकता, ऐसा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा, फिर LDL और होगा, ठीक है। अब इसमें हम ड्रग्स कौन कौन से यूज कर सकते हैं, सबसे पहले तो एक चीज देखें कि नायसिन विटामिन है, इनहिबिट करते हैं लाइपोलाइसिस को। व्हाट इज दैट, ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स, जिस वजह से HDL ज्यादा हो जाता है, LDL कम हो जाता है, गुड बैड, ठीक है, अच्छा काम करे ना मोटापे के लिहाज से। एटॉर्वास्टैटिन, स्टैटिन हमेशा LDL डिक्रीज करते हैं, बट दे आर हेपेटोटॉक्सिक, और ये इनहिबिट क्या करते हैं, दे इनहिबिट HMG को रिडक्टेज। अब ये आपने याद रखना है, सिंथेज के साथ ये ऑप्शन में आया होता है, सिंथेज नहीं होता इन्वॉल्व, इसमें रिडक्टेज होता है फैट की उसमें फॉर्मेशन में, कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व। सो एटॉर्वास्टैटिन जो है उसी को इनहिबिट कर देंगे, LDL डिक्रीज कर देंगे। देन फिब्रोजिल, जहां पे भी ये फिब्रोजिल आएगा ना, ये बेसिकली मैक्सिमम ट्राइग्लिसराइड डिक्रीज करेंगे। कैसे होते हैं, ये एक्टिवेट होते हैं वाया PPAR अल्फा रिसेप्टर से। MCQ है, एम इन्फॉर्मेशन ही देगी। क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं फैटी एसिड ऑक्सीडेशन और लाइपोप्रोटीन लाइपेज, ठीक है। दो तरह के लाइपेज होते हैं, एक लाइपोप्रोटीन और एक और होता है, मेरे ज़हन से निकल गया। जेम फिब्रोसिस जो है वो लाइपोप्रोटीन वाले को करता है, ठीक है। ये वाला पेनक्रियास से रिलीज होता है। ओमेगा 3 अंडों में होता ही है, जो कि एक्सपेक्टेशन में लिखा होता है कि हमारे पास ओमेगा 3 वाले अंडे हैं, जो कि सबके पास ही होते हैं। ये भी करता है, अगर बहुत हाई डोजेस में दिया जाए तो ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, इसी चीज को एक्सपेक्टेशन कैश करता है। उसके अलावा हार्ट रेट इंक्रीज है तो स्लो वेंट्रिकुलर फिलिंग अफेक्टेड, ठीक है। इंजेक्शन फ्रैक्शन 0.55 है, कहीं पे 60 to 70% भी लिखी हुई है। इंजेक्शन फ्रैक्शन क्या होती है, सिस्टोलिक वॉल्यूम ओवर एंडास्टोलिक वॉल्यूम। नाउ ये आया ना एरर नोटबुक में लिखने वाली चीज, आर्टेरियोलर डायमीटर 0.03 होता है, उसके आसपास ही थिकनेस होती है 0.02, ठीक है। बैंड ए मसल्स में जो होता है, दैट डज नॉट चेंज इन कंट्रैक्शन, चेंज कौन सा होता है, जी के लॉन्ग कंट्रैक्शन होती है। थैलेसीमिया
क्या होता है मतलब खराब एरिथ्रोपोइसिस है, ठीक है, मैल फंक्शन ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, ऑटोसोमल रिसेसिव, सबको नहीं होता। बीटा जीन में मतलब बीटा चेन में पॉइंट म्यूटेशन हो जाती है, अगर एक्सेस आयरन हो गई है तो ड्रग ऑफ चॉइस विल बी डेफिरॉक्सीन, ठीक है, स्पिचुलेशन के लिए। विटामिन B12 डेफिशिएंसी में अपर मोटर न्यूरॉन साइंस आएंगे, लॉस ऑफ वाइब्रेशन एंड प्रोप्रियोसेप्शन, बेसिकली क्यों, डिमाइलिनेशन हो जाएगी, पेन और टेम्परेचर प्रिजर्व होगी, ठीक है। ये जो विटामिन B12 है इट इज कैरिड बाय ट्रांसकोबालामिन। क्यों हो सकता है, अगर प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू N2O है तो वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया करा देगा। अब इसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है दैट इज सीरम B12 ऐसे दो चीजें दोनों में कम होती हैं, एक होती है होमोसिस्टीन और एक होती है मिथाइल मेलानिक एसिड। B12 में होमोसिस्टीन और मिथाइल मेलानिक एसिड दोनों ही ज्यादा होंगे, सॉरी कम नहीं ज्यादा होगा। B9 में सिर्फ होमोसिस्टीन ज्यादा होगी, ठीक है, फोलेट में। पर्निशियस एनीमिया कौन सी टाइप की हाइपरसेंसिटिविटी है, इट इज द सेम एज हाइड्रोप्सिटालिस दैट इज हाइपरसेंसिटिविटी 2। और पर्निशियस एनीमिया में एक और हाइड्रिया भी हो जाता है, दिस डिफरेंशिएट्स इट फ्रॉम अदर काइंड ऑफ डिजीजेस, एनीमियाज आई मीन। पर्निशियस एनीमिया इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी होती है, इंट्रिंसिक फैक्टर HCl भी रिलीज करता है, पैराइटल वो भी रिलीज करता है, ठीक है, सॉरी HCl भी रिलीज करता है और इंट्रिंसिक फैक्टर आई डोंट नो व्हाट आई हैव सेड बट पर्निशियस एनीमिया पैराइटल सेल से रिलीज होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर भी करता है। पर्निशियस एनीमिया डेफिशिएंसी ऑफ पैराइटल सेल की वजह से हो जाता है, बेसिकली इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से होता है जो पैराइटल सेल से रिलीज होता है। पैराइटल सेल डैमेज होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर भी नहीं रिलीज करेगा तो HCl भी नहीं रिलीज करेगा, नहीं होगा तो एक और हाइड्रिया हो जाएगा, ठीक है, इसलिए डिफरेंशिएटिंग होता है। पैराइटल सेल्स फंडस में होते हैं, क्या इनकी होती है कंपोजिशन हिस्टोलॉजिक, कोपियस इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म और सेंट्रल न्यूक्लियस, लार्ज सेल्स होते हैं, सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है, याद रखना। IVIG आप इसको ITP में देते हैं, मैंने लिखा भी हुआ है। उसके अलावा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये FC पोर्शन ऑफ रिसेप्टर की ब्लॉकेज कर देती है, ठीक है, FC पोर्शन, ठीक है। DIC यूजफुल फॉर डायग्नोसिस, क्या होता है, मतलब BIC डायग्नोसिस के लिए यूजफुल होता है। FDP कराते हैं हम, D डाइमर इंक्रीज हो रहे होते हैं, हर तरह का जो आपका APTT PT प्लेटलेट सब डिरेंज होता है। प्रेजेंस ऑफ फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स FDP ज्यादा होते हैं। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन इसको इनिशिएट। लिवर सर्जरी, लिवर सिरोसिस हुआ है सर्जरी से पहले तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दे देंगे क्योंकि फैक्टर्स नहीं प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। प्रोलॉन्ग्ड PT एंड APTT विटामिन K डेफिशिएंसी, ठीक है, बाकी इसमें क्या होता है खुद पढ़ लेना। मोस्ट कॉमन प्रोथ्रोम्बोटिक म्यूटेशन फैक्टर 5 म्यूटेशन, फैक्टर 5 का मैंने आगे भी लिखा हुआ कुछ। एपिकार्डियोलिपिन इज फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले को ज्यादा स्टमक कैंसर हो सकता है, क्यों पता नहीं। मैसिव ट्रांसफ्यूजन हुई है किसी को, मतलब एक ही दफा में 4-5 लीटर ब्लड दे दिया, हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा, ठीक है, बार बार हो रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हीमोक्रोमेटोसिस हो जाएगा। मल्टीपल हुई हैं, ये मोस्टली थैलेसीमिया में होती हैं, मल्टीपल अगर हुई हैं तो हाइपरक्लीमिया हो जाएगा, ठीक है, थैलेसीमिया हाइपरक्लीमिया, मल्टीपल रिपीटेड हीमोक्रोमेटोसिस, आयरन ज्यादा हो जाएगा। ग्राफ वर्सेस होस्ट रिएक्शन, डायरिया, रैश, डिरेंज्ड LFTs। अच्छा कैसे स्मूथली हम हार्ट से ब्लड पे आए, मैंने खुद भी नोटिस नहीं किया। माइलोफिब्रोसिस माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर होता है, मतलब कि आपके जो भी माइलोइड्स होंगे, जो सेल्स होते हैं वो प्रोमाइलोइड्स और वो जो मतलब ब्लास्ट सेल्स होते हैं, लिम्फोब्लास्ट नहीं दूसरे वाले न्यूट्रोफिल्स वगैरह वगैरह, उनके वो ज्यादा हो जाएंगे। टीयर ड्रॉप सेल्स आएंगे, हॉलमार्क स्किन वगैरह सेल ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्किन उनको तोड़ते जाना बड़ी हो जाती है खुद ये करते करते। अब माइलो डिस्प्लास्टिक है ना, तो प्री कैंसरस हो जाएगा। मेच्योर एबनॉर्मल सेल्स, इसमें उसकी वही सेल्स जो है वो ज्यादा हो रहे होते हैं, इसमें एबनॉर्मल सेल्स ज्यादा हो जाते हैं, तो पेगलेन ह्यूड सेल्स होते हैं एंड इट कैन लीड टू AML, ठीक है। मल्टीपल माइलोमा फिर वही बात पहले भी की है। बोन मैरो बायोप्सी कहाँ से होती है, वेंट्रल आइलेट क्रस्ट से, आगे और मैं पहुंचता हूँ और कहाँ से होती है अगर ये नहीं ऑप्शन में प्रेजेंट तो। अच्छा एक और चीज, ब्लड को अगर वार्म करते हैं तो वो लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर लेता है। अच्छा अब ये मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हुई थी, मुझे लगा था ALL में फिर ऐसा होता है, लेकिन फिर मैंने देखा उसमें नहीं होता तो मैंने चेंज कर लिया। ऑल डाउन सिंड्रोम चिल्ड्रन लिव विद इंक्रीज लिम्फोब्लास्ट। अच्छा ये सारे मैंने इसलिए लिखे क्योंकि मुझे तो कभी याद नहीं रहते, आपको रहते हैं वेल एंड गुड। ऑल डाउन सिंड्रोम चिल्ड्रन लिव विद इंक्रीज लिम्फोब्लास्ट, मतलब इसमें ALL है ना तो लिम्फोब्लास्ट इंक्रीज हो रहा है। मार्कर इसका क्या है, CD10 और TDT पॉजिटिव, ये MCQ है इंपॉर्टेंट, प्रोग्रेस कर जाता है, ये ज्यादातर CNS और टेस्टिस में आता है, ये MCQ में नहीं आया हुआ, ऐसे लिखा हुआ है, शौक है मुझे। CLL इज क्रॉनिक फॉर्म ऑफ लिम्फोब्लास्ट की वो, तो इसमें देखो ये छोटे है ना, चिल्ड्रन की बात हो रही है, बच्चों में आएगा, बड़ा है क्रॉनिक है बड़ों में आएगा, बच्चों में ही आएगा ना, मतलब मर जाएंगे फिर वो तो एक्यूट ही होगा, फिर क्रॉनिक इतना लंबा चल रहा है तो इसका मतलब है बड़ों में आया, स्मच सेल्स होंगे। अब आओ जी सबसे इंपॉर्टेंट वाले पे, येलो से करते हैं, AML, ठीक है, इससे भी होता है, इसकी प्री कैंसरस लीजन क्या होती है, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। मिसेस आवर गेट्स डाउन, अच्छा दिस इज वेरी एनीवेज जस्ट गो थ्रू दिस। सो इसमें ओवरऑल्स होते हैं, ठीक है, रेडिएशन और डाउन सिंड्रोम में होता है। कॉमन जो इसमें प्रेजेंटेशन होती है दैट्स DIC विद D, stops with A
मीन्स एर्सेनिक ट्राइऑक्साइड एंड विटामिन ए। फिलाडेल्फिया इसमें भी नहीं होता, इसमें दो होते हैं विच इज 821 1517, दोनों एमसीक्यू में आए हैं। 1517 821 अनफॉर्चुनेटली आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। 922 Philadelphia chromosome only mature. So it's very sad that lymphoblastic children are not allowed to live in Philadelphia. However, mature grainy grannies and chronic mistresses can live in Philadelphia. ठीक है, बच्चों को रहने नहीं देते और chronic mistresses को रहने देते हैं और mature जो होती है ना grainy सी उनको रहने देते हैं. So CML Philadelphia chromosome mature granulocytes responds to imatinib. ठीक है, age mature है तो 45 to 85 years. फर्स्ट आई थिंक मैं बता दिया, जैक स्टार्ट म्यूटेशन होती है। ब्लड ग्रुप एंटीजन अपीयर एट 20 वीक्स, क्विकनिंग भी जो फील होती है मतलब मदर को वो 20 वीक्स में फील होती है। कॉमन पाथवे इनिशिएटर कैल्शियम फैक्टर 4 भी होता है, उसके अलावा फैक्टर 2 जो है ना वो बड़ा मेंशन है एमसीक्यूज में क्योंकि वो दोनों पीटी और एपीटीटी कराता है। अब एक फैक्टर इसमें से सिर्फ पीटी इंक्रीज कराता है, एक सिर्फ इसमें से एपीटीटी इंक्रीज कराता है, दोनों अगर डिरेंज्ड है इसका मतलब है कि या तो विटामिन के की डेफिशिएंसी है, वो लिखी नहीं हुई थी एमसीक्यूज के ऑप्शन में, तो कॉमन पाथवे की डेफिशिएंसी है। कॉमन जो है ना फैक्टर 2 होता है उन एमसीक्यूज के हिसाब से, उसके अलावा 5 और 10 भी होता है। अच्छा, एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है वो इनिशिएट होता है टिश्यू फैक्टर से व्हिच कंबाइंस विद फैक्टर 7 एंड कैल्शियम। जो इंट्रिंसिक है दैट इज हेगमैन्स व्हिच इज 11 12। सो 12 इंट्रिंसिक, टिश्यू फैक्टर एक्सट्रिंसिक, एंटीजन इन इंटेस्टाइन एम सेल्स। अब हम आहिस्ता जीआईटी पे जा रहे हैं जो कि मैंने आपको पहले से बता दिया। आयरन इज अब्सॉर्ब्ड इन ड्यूडेनम, आइलियम में B12 होता है, सोडियम कोलोन में होता है। अच्छा, सब म्यूकोजा इज प्रेजेंट इन मीजनस प्लेक्सस, मस्कुलरिस एक्सटर्ना में मैंटेरिक प्लेक्सस होगा। सो मसल्स है ना स्ट्रॉन्ग है, मैंटेरिक सुनने में स्ट्रॉन्ग सा वर्ड लगता है। मीजनस मीजना सा होगा वो सब म्यूकोजा में हो जाएगा, फ्लूइड सिक्रीशन कराएगा। मोटिलिटी मसल्स में तो मोटिलिटी कराएगा मैंटेरिक। एसोफेगस, अच्छा आई डोंट नो फाइनल ईयर में पढ़ के मुझे ये थी मिसकंसेप्शन कि एसोफेगस की जो लोअर 1/3 होती है वो डिफरेंट होती है, उसका एपिथेलियम और ऊपर वाली डिफरेंट होती है। आई वाज सो कंफ्यूज कि क्या लिखा हुआ है, फिर मैंने ध्यान से पढ़ा। सो एंटायर एसोफेगस की एपिथेलियम इज नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम। मसल इसका ये होता है अपर 1/3 इज स्टायरेटेड और लोअर 1/3 जो है वो स्मूथ होता है, बीच में मिक्स होते हैं। गर्ड में क्या हो जाता है, फिर गर्ड से आगे जो भी सारा कुछ होता है एडिनोकार्सिनोमा, उसमें कलमनर आ जाती है, मेटाप्लेजिया होता है बेसिकली लोअर 1/3 में। गॉबलेट सेल्स के साथ भी आ जाती है कभी-कभी। फैट डाइजेस्टेड बाय फॉस्फोलिपिड, बाइल एंड लाइपेज। ये दोनों तो हमें पता था, ये एक नई एडिशन है। लिवर के 3 जोन होते हैं, ये एमसीक्यू नहीं आया है, मैंने ऐसे लिखा हुआ 3 जोन वाला क्योंकि मुझे लगता था कि शायद लिवर मैंने नहीं किया तो मैं कर लूं। जोन 1 जो है वो हेपेटाइटिस से इफेक्ट होता है और बेस्ट ऑक्सीजन जो है ना वो इसमें आता है, टॉक्सिन भी इसमें आते हैं। जोन 2 में येलो फीवर आता है, 3 में लीस्ट ऑक्सीजन है लेकिन इसमें CYP450 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइट ऑफ अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। अच्छा, हेपेटोसाइट्स जो हैं वो एंडोडर्म से फॉर्म होते हैं, ये एमसीक्यू है। G0 फेज में मोस्टली इसके सेल्स होते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिवर इज हेपेटिक एशनेस। Vitamin A, this is now an MCQ, hepatic stellate cell, space of Duchenne में होता है, responsible for hepatic fibrosis। क्या बताया था, कोई इधर उधर की गंद बुला विटामिन ए से ही रिलेटेड होगी, अगर विटामिन दे दो। कुफर सेल्स साइनोसॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं, ये मैक्रोफेजेस होते हैं लिवर के। ओके, ड्यूडेनम सुपीरियर, या फर्स्ट पार्ट की बात हो रही है। सुपीरियर नी हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट, पोस्टीरियर नी CBD गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, अल्सर से ये होती है कोरोड। पोर्टल वेन इंफीरियर वेना, क्या हुआ इंफीरियरली हेड ऑफ पैंक्रियास, ये मुझे 3 बार मिर्ची कर लो, मुझे ये नहीं याद रहेगा। अच्छा, थर्ड पार्ट के इंटीरियरली सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी होती है, ये बार बार रिपीट हुआ एमसीक्यू, ये मुझे याद है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के पीछे होती हैं सारी वेन्स, नीचे होता है पैंक्रियास। ठीक है, बस इतना याद कर लो। बाइल कॉडेट लॉब लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ऐसे आता है। ठीक है, ऑफ लिवर। कोलेस्ट्रॉल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नहीं, कोलेस्ट्रॉल और अल्फा हाइड्रोक्सिलेज द कैटालाइज रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ बाइल सिंथेसिस। आई थिंक ये है कोलेस्ट्रॉल 7 alpha hydroxylase. This is the enzyme which catalyzes the rate limiting step of bile synthesis, और ये deficient होगा तो bile नहीं बनेगा, ये MCQ होगा। अच्छा जी, bile से related जो मैंने ये वाले पॉइंट लिखे थे ना, मुझे लगा मैंने लिवर नहीं किया, वो ये इनकी वजह से था। अगर bile कम है, फैट ज्यादा है, more calcium binds, तो ऑक्सलेट स्टोन्स किडनी में ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, बाइल कम होने की वजह से। अब क्या है कि कॉन्जुगेटेड ग्लाइसिन और टोरिन से बाइल बनता है। RET म्यूटेशन से क्या हो जाता है, ये मैंने अभी लिखा हुआ है। हर्स्प्रिंग्स डिजीज मेगाकोलोन होता है जिसमें आपका मीजल्स प्लेक्सस नहीं बना होता है, एक गैंग्लियोनिक होता है, फुल रेक्टल बायोप्सी करनी होती है इसमें। एनीवेज, सिवियर ऑफ न्यूरल क्रेस्ट माइग्रेशन, ये इधर मैंने लिख लिया उनके, ये इसी से रिलेटेड है। अब ये बाइल से रिलेटेड दोबारा नीचे आ जाओ। कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया, बिलियरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन डिजीज, कोई भी बिलियरी वगैरह वगैरह, और एक्सक्रीशन डिफेक्ट। ठीक है, कोई भी लिवर डिजीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा।